अच्छा, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4, उसका पार्ट ए है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम परमेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, डार्सी लॉ क्या होता है, और फैक्टर जो परमेबिलिटी फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी, और डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। सो डिटर्मिनेशन हमारे पास फिर दो तरीके से होती है। एक होती है फील्ड डिटर्मिनेशन, जो कि हम साइट पे करते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है, हमारे पास जो लेबोरेटरी में जो हम वो करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परमेबिलिटी किसे कहते हैं? परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। सो परमेबिलिटी हमारे पास सॉइल की एबिलिटी होती है कि कितनी जल्दी सॉइल से पानी पास हो जाता है। सही है। जो सॉइल में हमारे पास हमने डिस्कस किया था ना कि पोर्स होते हैं। सही है। पोर्स कैसे होते हैं? लेट्स से हमारे पास सॉइल के ग्रेन साइज बड़ा हो तो उसमें बड़े होल्स होने के, होल्स या वॉइड्स कह लो, होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो और अगर जितने ग्रेन साइज छोटा होगा उतने होल्स जो है वो स्मॉल साइज के होंगे या नेग्लिजिबल होंगे। जैसे क्ले है, क्ले सबसे ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल जो होते हैं वो क्ले में होते हैं। तो क्ले में जो वॉइड्स होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं, जिसमें वाटर आसानी से पास नहीं हो सकता। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक परमेबिलिटी की डेफिनेशन है कि सॉइल्स एबिलिटी टू अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू इट्स पोर और वाइड। तो क्योंकि क्ले के वाइड्स छोटे होते हैं और कम होते हैं उसमें, एज कंपेयर टू ग्रेवल और सैंड और सिल्ट, तो परमेबिलिटी जो क्ले की होगी वो कम होगी क्योंकि उससे पानी पास नहीं होता इजीली। और जो परमेबिलिटी जो ग्रेवल की होगी वो ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा होगी परमेबिलिटी, ऑफ कोर्स उससे पानी पास हो सकता है। अच्छा, सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर। सही है। द वाटर इज प्रेजेंट इन द voids दैट आर प्रेजेंट बिटवीन सॉलिड पार्ट ऑफ द सॉइल। सही है। वाटर हमारे पास बेसिकली तीन हिस्से होते हैं सॉइल के। एक सॉइल जो सॉलिड पार्ट होता है, फिर वॉइड्स आते हैं। वॉइड्स में हमारे पास क्या होता है? या तो वाटर होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, या एयर होता है। सही है। उसी वॉइड्स के थ्रू जब वाटर पास कराते हैं हम, और कितनी जल्दी हमारे पास, कितनी जल्दी या कितनी लेट हमारे पास वाटर उससे पास हो जाता है, उस एबिलिटी को कहते हैं परमिबिलिटी। सो दीज वॉइड्स और पोर्स अलाउ वाटर टू फ्लो इनटू द सॉइल। अच्छा, अगर पोर्स ना हो, पोर्स, तो फिर वाटर तो बिल्कुल पास ही नहीं होगा। लेट्स से हम रॉक की एग्जांपल ले लें। रॉक सख्त होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं, उसमें पोर्स नहीं होते, वॉइड्स नहीं होते। तो अगर उस पे हम पानी डाल भी दें तो पानी उसमें पास नहीं होगा, तो वो इम्परमिएबल है। तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी? ज़ीरो, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये हम परमेबिलिटी उसके लिए हम पढ़ते हैं जिसकी जो पोरस सब्सटेंस हो, जैसे कि सॉइल है। तो सॉइल के ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। If the particle size of the soil is more, there will be more voids between them, so permeability of that soil will be high. सही है, ये मैंने बताया। जैसे कि सैंड हो गया और ग्रेवल हो गया, इसमें हमारे पास पार्टिकल साइज जो है ज़्यादा होती है, तो वॉइड्स भी ज़्यादा होंगे और फिर परमेबिलिटी भी हमारे पास ज़्यादा होगी। On the other hand, if the particle size of soil is small, there will be less voids. सही है। पार्टिकल साइज स्मॉल होंगे, गैप्स कम होंगे। सही है। तो फिर वॉइड्स भी स्मॉल होंगे, बिकॉज दे विल बी क्लोजली जॉइंट, सो द परमिबिलिटी ऑफ सच सॉइल्स विल बी लो। जैसे कि सिल्ट आता है और क्ले, ये आप लोग लैब एक्सपेरिमेंट्स में करोगे भी। क्ले और सिल्ट में पानी बहुत मुश्किल से पास हो जाता है, बल्कि और जो सैंड है उसमें फिर इजीली पास हो जाता है। अच्छा, ये कुछ वैल्यूज़ हैं ग्रेवल की। जो परमेबिलिटी, ये वेलोसिटी की वैल्यू है कि कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड से हमारे पास पानी पास होता है। तो ग्रेवल में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड होती है। फिर सैंड में इस तरह 1 से लेके 10⁻³ मतलब 0.001 cm/s की स्पीड होती है। फिर सिमिलरली सिल्ट की है, और फिर क्ले की सबसे कम होती है क्योंकि सबसे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ग्रेन साइज जो सॉइल है वो जॉइंट टुगेदर होते हैं, वॉइड्स जो हैं बिल्कुल स्मॉल होते हैं। तो इसमें जो वेलोसिटी जो होती है, परमिबिलिटी, वो काफ़ी लो होती है। यहाँ पे लिखे हैं मोस्ट परमिएबल,
यहाँ पे लिखा है लीस्ट परमिएबल। अच्छा, जो इम्परवियस सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे पास वाटर पास नहीं हो सकता, तो उसमें हम परमेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि परमेबिलिटी कहते हैं इसी को है कि एक सब्सटेंस है उसमें पानी कितनी जल्दी या कितनी लेट या कितनी स्पीड से पास हो सकता है, तो उसको ही परमेबिलिटी कहते हैं। तो देखिए, रॉक्स आर इम्परमिएबल बिकॉज दे आर हार्ड, द पार्टिकल्स आर क्लोजली स्टक टू ईच अदर, so they don't have any pores in them, hence water cannot pass through them। इससे पानी पास नहीं हो सकता, तो इसमें हमारे पास परमेबिलिटी फाइंड भी नहीं हो सकती। परमेबिलिटी हम ज़ीरो कहते हैं इसमें, जो इम्परमिएबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ जो है परमेबिलिटी के रिलेटेड ही है। वेलोसिटी, जो वाटर की वेलोसिटी होती है वो ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से जो है रिलेशन उसका बनाता है। अच्छा, तो 1856 में फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी डार्सी इस्टेब्लिश एन एम्पेरिकल रिलेशन। अच्छा, ये एम्पेरिकल रिलेशन होता है। अच्छा, एक एम्पेरिकल रिलेशन हमारे पास होता है, एक होता है मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल लॉज और थ्योरीज जो वो वाली थ्योरीज होती हैं जो कि मैथमेटिकली प्रूवन होती है, सही है। एम्पेरिकल लॉज और थ्योरीज वो होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम जो लॉज आती हैं। तो ये जो डार्सी लॉ है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है, इसमें मैथमेटिकल कुछ नहीं हुआ, ये एक्सपेरिमेंट के बेस में हुई है जो हमारे पास रिज़ल्ट आया। और ये रिज़ल्ट हमारे पास डार्सी ने किया था। किसका किया था? सैंड में हमारे पास किया था, सैंड और वाटर का। तो एम्पेरिकल उसको कहते हैं जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है। बिटवीन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो एक्सपेरिमेंट करके रिलेशन किसके बीच में आया? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बीच में, और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू सॉइल। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या चीज़ है बाद में। According to Darcy law, the velocity of the fluid flowing through soil is directly proportional to hydraulic gradient। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा, कम होगी तो वो भी कम होगी, सही है। अच्छा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है? इज़ द डिफरेंस इन हेड लेवल पर डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, मैं दिखाता हूँ ये। लेट्स से हमारे पास ये एक सॉइल है, इधर वाटर लेवल, इस वाटर लेवल से वो वाटर लेवल ऊपर है, ये वाटर लेवल नीचे है। तो ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक लेट्स से हमारे पास डिस्टेंस हो गया मीटर में, सही है। और जितना ये इसका हेड है अपना, और ये इसका हेड है, तो इन दोनों लेवल के दरमियान में डिफरेंस को कहते हैं डिफरेंस इन हेड। तो ये हेड डिफरेंस हो गया, ये हम कैलकुलेट कर, लेट्स से हमारे पास ये है 2 मीटर आ गया। और जो ये डिस्टेंस बिटवीन दम है, जितना डिस्टेंस है ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, लेट्स से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये 500 मीटर है, सही है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा? दिस हेड डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो 2 मीटर डिवाइडेड बाय 500, तो हमारे पास आंसर 0.004 आएगा। अच्छा, इस ये यूनिट लेस है क्योंकि जो हेड है उसका यूनिट भी मीटर है, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसका यूनिट भी मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं आता। अच्छा, इस लॉ में ये होता है कि हमारे पास, हम जब भी सॉइल जो पानी है, सॉइल जो है उसमें पानी डालते हैं ना, तो पानी कैसे फ्लो करता है? जो सॉइल में इंटरकनेक्टेड पोर्स होते हैं ना, वॉइड्स होते हैं, उसकी मदद से सॉइल पास होते हैं। लेट्स से ये देखें, लेट्स से अगर हमने इधर पानी डाल दिया तो पानी इस तरह आएगा, इस तरह गुजरेगा, वॉइड शो, ये इंटरकनेक्टेड वॉइड है, इस तरह गुजरेगा। या अगर हम यहाँ डाल लें तो इस तरह ऐसे ऐसे गुजरेगा। लेकिन डार्सी लॉ में ये कंसिडर नहीं करते। डार्सी लॉ में ये सारा एरिया जो है कंसिडर होता है। नॉर्मली अगर हम डिस्चार्ज फाइंड करें इसका सॉइल का, तो हमारे पास आएगा आएगा सीपेज वेलोसिटी, हम यूज़ करेंगे। सीपेज वेलोसिटी में क्या होता है? जो कि सिर्फ वाइड का जो एरिया होता है वो कंसिडर करते हैं हम। लेकिन डार्सी लॉ में क्या यूज़ हुआ है? हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी यूज़ हुई है। डिस्चार्ज वेलोसिटी में क्या होता है कि ये वॉइड्स का एरिया भी और ये जो सॉइल सरफेस का है ये एरिया भी, दोनों एरिया कंसिडर करता है। तो फिर हमारे पास तो नॉर्मली अगर हम रियल लाइफ में करें तो हमारे पास सीपेज वेलोसिटी आएगी, हमारे पास जो है डिस्चार्ज वेलोसिटी नहीं आएगी। तो फिर हमें चाहिए कि हम डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी
के दरमियान में हम रिलेशन भी बना लें कि रिलेशन क्या है, वो आगे हम रिलेशन बनाएंगे। अच्छा, डार्सी ने एक्सपेरिमेंट किया ना सैंड और वाटर का, तो ये वर्टिकल पे हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो ग्राफ बनाई और हॉरिजॉन्टल हमारा एक्सिस क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सही है। तो उसने कहा कि जब तक हमारे पास फ्लो लेमिनार था तो हमारे पास क्या आ रहा था, वेलोसिटी जो थी फ्लो की वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रही थी। मतलब जो वेलोसिटी जैसे जैसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंक्रीज करते थे तो फ्लो की वेलोसिटी भी ज़्यादा होती थी। जब हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो हुआ तो टर्बुलेंट फ्लो मतलब इरेगुलर फ्लो होता है, लेमिनार मतलब कांस्टेंट फ्लो। अच्छा, जब टर्बुलेंट फ्लो हुआ तो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और वेलोसिटी का नॉन लीनियर रिलेशन आ गया। तो लेमिनार फ्लो में हमारे पास डार्सी लॉ में लेमिनार फ्लो सिर्फ हम कंसिडर करते हैं कि लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी जो है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, सही है। तो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। फिर ये के आ जाता है, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करके इस के को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। So according to the above cross, Henry Darcy decided that in laminar flow, the hydraulic gradient is directly proportional to velocity, where V is discharge velocity, I is the hydraulic gradient and K is the coefficient of permeability। अच्छा, यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे डिस्चार्ज वेलोसिटी है। अगर हम रियल लाइफ में जो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं वो डिस्चार्ज वेलोसिटी नहीं होती, वो होती है सीपेज वेलोसिटी। क्योंकि सीपेज वेलोसिटी वो होती है जिसमें सिर्फ एरिया ऑफ वॉइड्स कंसिडर होता है, और वाटर जो फ्लो करता है वो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स के थ्रू करता है, उसमें जो सॉइल का एरिया होता है वो कंसिडर नहीं होता, इसमें किया हुआ है, तो ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है। तो इसका रिलेशन भी ये देखिए ये है, मैंने प्रूफ किया है आप लोगों के लिए। ये क्यू की वैल्यू क्यू हमारे पास डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज किसको कहते हैं कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया को, सही है। तो नॉर्मली हमारे पास रियल में कौन सी वेलोसिटी होती है, वी एस होती है, सी पेज वेलोसिटी। और एरिया कौन सा कंसिडर होता है, वाइड का जो एरिया होता है वो कंसिडर होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये आप प्रूफ है, ये सिंपल मैथ्स है ना, तो ये आप देख लें। तो फिर अगर इसमें आपको कोई मसला हो, ये एक और पेज भी है, हाँ। तो फाइनल जो हमारे पास रिलेशन आती है ना, ये सिंपल मैथ्स है, आगे आप खुद देख लें, लेक्चर 2 में भी इसके यूज़ हुआ है। तो लास्ट जो रिलेशन हमारे पास आती है वो है सीपेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है हमारे पास, एन है पोरोसिटी, जो कि हमने डिस्कस की थी। पोरोसिटी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 100% से कम होगी। लेट्स से हमारे पास पोरोसिटी की वैल्यू आ गई 90%। तो 90% को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.9। तो 0.9 वी डिवाइड बाई 0.9, तो ऊपर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इंक्रीज होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि सीपेज वेलोसिटी जो है हमेशा ग्रेटर होगी किससे, डिस्चार्ज वेलोसिटी से। सीपेज वेलोसिटी जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, और डिस्चार्ज वेलोसिटी जो डार्सी लॉ में यूज़ होती है वो वाली वेलोसिटी होती है। तो ये वो वाली वेलोसिटी है। तो रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, फाइनल रिलेशन ये प्रूफ भी है, seepage velocity equals to discharge velocity divided by porosity. So this proves that seepage velocity is greater than discharge velocity। अच्छा, अच्छा, हमारे पास assumptions जो है डार्सी लॉ के, इसमें चार assumptions हैं। पहला assumption है कि सॉइल सैचुरेटेड होगा, मतलब सॉइल के बीच में जो पोर्स होंगे उसमें एयर कंटेंट नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास वाटर होगा। सेकंड assumption ये है कि फ्लो हमारे पास जो वाटर का फ्लो होगा वो लेमिनार होगा, टर्बुलेंट नहीं होगा, मतलब रेगुलर फ्लो होगा, इरेगुलर फ्लो जो है वो नहीं होगा। थर्ड है हमारे पास फ्लो में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, मतलब कंटिन्यूस फ्लो होगा और स्टेडी फ्लो होगा। थर्ड है हमारे पास कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारे पास ऑफ सॉइल मास इज कंसिडर, मतलब सिर्फ वॉइड का एरिया कंसिडर नहीं होगा,
चूँकि हमारे पास रियल में वॉइड का ही होता है, लेकिन डार्सी लॉ में हमारे पास फुल होगा, एरिया ऑफ वॉइड प्लस एरिया ऑफ सॉइल सॉलिड। अच्छा, ये असम्पशन है। फिर फैक्टर्स, तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू परमेबिलिटी। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी, परमेबिलिटी कम होगी। ग्रेन साइज़ जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू परमेबिलिटी। पोर साइज़ इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू परमेबिलिटी। मतलब ग्रेन साइज़ ज़्यादा होगी तो पोर्स भी ज़्यादा, परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। पोर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे, परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। वॉइड रेशो हमारे पास ज़्यादा होगी। वॉइड रेशो का मतलब क्या है कि वॉइड्स जो है हमारे पास सॉइल में कितने वॉइड्स रेशो है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू सॉइल सॉलिड्स। तो अगर ये ज़्यादा होगी तो हमारे पास परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर हमारे पास ज़्यादा होगी तो परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट जो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन था, ये जो नेक्स्ट जो हमारे पास चार हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लास्ट है हमारे पास रफनेस ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर पार्टिकल रफ़ होगा हमारे पास, पार्टिकल्स ग्रेन साइज़ रफ़ होंगे तो हमारे पास परमेबिलिटी कम होगी। हमारे पास लेट से पार्टिकल स्मूथ है तो फिर हमारे पास परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, लास्ट वन। अच्छा, तो ये असाइनमेंट नंबर 2 है। तो ये आप लोग नेक्स्ट मिड टर्म के बाद जो वीक है उसमें जमा कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर मिड टर्म।